नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिल रहे आरक्षण पर। मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया था 2019 के चुनाव से पहले, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने 3-2 से याचिका को खारिज कर दिया। मतलब ये कि सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक रूप से आरक्षण जारी रहेगा और संविधान का 103वां संशोधन रद्द नहीं किया जाएगा। गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक पार्टियां दशकों से सत्ता का सुख भोगती रही है, लेकिन गरीबी खत्म नहीं हुई। गरीबों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। आजादी के समय देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या जहां 25 करोड़ थी, 4 महीने पहले लोकसभा में जो डेटा पेश किया गया है उसके मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या फिलहाल 27 करोड़ तक पहुंच गई है। बीपीएल से एपीएल तक पहुंचने की लड़ाई में ईडब्ल्यूएस आरक्षण कारगर तो है, लेकिन क्या केवल आरक्षण के बूते गरीबी की लड़ाई जीती जा सकती है? क्यों आज तक 2019 से पहले गरीबी की जब भी बात हुई तो उसमें सामान्य वर्ग के गरीबों को शामिल नहीं किया गया? आज अपने प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जारी रखने का फैसला गरीबी दूर करने की लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगा। क्या इस आरक्षण को जारी रखने के फैसले से संविधान की मूल भावना प्रभावित नहीं होगी? क्या इस आरक्षण का फायदा सही मायने में गरीब व्यक्तियों को मिल पाएगा? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। संविधान विशेषज्ञ के तौर पे डी के दुबे जी हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा बम राय प्रवक्ता आरजेडी के होंगे, मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, और डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु के रूप में हमारे साथ होंगे। इनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण पर अपनी मुहर लगा दी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सहमति जताई है। तीनों जजों का मानना है कि यह आरक्षण न तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और न ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन ही करता है। वहीं सीजेआई, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर असहमति जाहिर की। दरअसल ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले में कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तत्कालीन सीजेआई ऐसे बोबड़े, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ ने 5 अगस्त 2020 को इस मामले को संविधान पीठ को भेज दिया था, जिस पर आज फैसला कर दिया गया। इस फैसले को एक तरफ मोदी सरकार की जीत बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के एक बड़े वर्ग का कहना है कि यह आरक्षण जरूरी तो है, लेकिन इस आरक्षण में किसी तरह का कोई धार्मिक बंटवारा नहीं होना चाहिए, यानी ये आरक्षण केवल हिंदू वर्ग के गरीबों को ही मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, आरक्षण तो मिल गया है। गरीबी हटाने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में ये आरक्षण जो है वह कितना कारगर साबित होगा, इस पे हम बाद में बात करेंगे। और हमारे साथ डी के दुबे जी हैं संविधान विशेषज्ञ के तौर पे, और बम राय प्रवक्ता आरजेडी, इसके अलावा मेहताब उस्मानी और एच.एस. रावत जी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम शुरुआत जो है डॉक्टर अधिवक्ता डी के दुबे जो कि संविधान विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम करेंगे। सभी मेहमानों को सबसे पहले स्वागत। क्या आवाज़ मिल रही है मेरी? क्या सभी मेहमानों को आवाज मिल रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, डी के दुबे जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि आज जो 5 जजों की बेंच में ये फैसला किया गया, 3-2 से जो है ये फैसला हुआ कि जारी रखा जाएगा, इस आरक्षण को रद्द नहीं किया जाएगा। जो 103वां संशोधन है वो रद्द नहीं होगा और आरक्षण जारी रहेगा। लेकिन जो 2 जो थे, एक जो चीफ जस्टिस थे और उनके साथ जो एक और जज भट्ट साहब थे, उन्होंने जो कहा कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि उनका आधार क्या था कहने का, और मूल भावना संविधान की जो है वो किस तरीके से उनके हिसाब से आहत हो रही है इस आरक्षण को लेकर के। क्या मेरे से पूछ रहे हैं? जी दुबे जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ, ठीक है। देखिए,
तीन प्रश्न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। पहला प्रश्न ये था कि क्या इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जी। दूसरा प्रश्न ये था कि इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन अगर दिया जाए तो फिर क्या ओबीसी एससी एसटी को उस इकोनॉमिक रिजर्वेशन में शामिल किया जाना चाहिए। और तीसरा प्रश्न ये था कि 50% का जो टैग है या जो कैप है वो पार कर रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं। ऑनरेबल कोर्ट्स ने, जहां तक मैं समझता हूं कि जो 3-2 का जजमेंट है उसमें उन्होंने साफ कहा है, देखिए इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए क्योंकि अपग्रेडेशन ऑफ द सोसाइटी की बात हम कर रहे हैं, तो इंक्लूसिव होना चाहिए। जो 3 जजेस कह रहे हैं वो कह रहे हैं इंक्लूसिव होना चाहिए, इसलिए इसका बेनिफिट किसी भी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेक्शन को बाहर निकाल दिया जाए, अगर उसमें कोई समस्या है तो उसको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने कहा कि भाई इसमें एससी एसटी ओबीसी शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इन 3 जजेस ने कहा चूंकि एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा रहा है इसलिए इसका शामिल ना होना कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है, मतलब उसका संविधान का वायलेशन नहीं है। और तीसरा 50% कैप की जब बात की गई तो उसमें इंदिरा साहनी का जजमेंट कोट किया और इंदिरा साहनी के जजमेंट में यह कहा गया है कि आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 15(4) में जब रिजर्वेशन दिया जाए तो उसके लिए आर्टिकल 335 के तहत 50% का रिजर्वेशन कोटा है, 50% का वो कैप है। लेकिन ये रिजर्वेशन चूंकि 16(6) में दिया गया है, 15(6) में दिया गया है, इसलिए इंदिरा साहनी वाला जजमेंट यहां पर लागू नहीं होता। तो तीनों में ही अफर्मेटिव, उन्होंने कहा कि ये अफर्मेटिव तरीके से होना चाहिए। अच्छा, जो डिसेंडिंग जजमेंट है उन दोनों जजेस ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया को बैड नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर, मतलब पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट है, यानी कि इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन हो सकता है। बिल्कुल। उनका जो प्रॉब्लम है वो ये कहते हैं कि इसमें एससी एसटी ओबीसी को शामिल क्यों नहीं किया इकोनॉमिक रिजर्वेशन में, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इसके साथ हम नहीं हैं। 50% कैप पर भी दोनों ने कोई ऑब्जेक्शन अभी नहीं उठाया है, क्योंकि 50% कैप के मामले में उन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन जो किया गया है दिस इज द सेपरेट क्लासिफिकेशन, और चूंकि सेपरेट क्लासिफिकेशन है इसलिए ये पुराने क्लासिफिकेशन को कहीं इंफ्रिंज नहीं करता। तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो भी सिर्फ इतना है कि एससी एसटी ओबीसी को आपने ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया में शामिल क्यों नहीं किया, इतना ये कोर्ट ने डिसाइड किया है। बिल्कुल। जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और आरजेडी जो है शुरू से इस आरक्षण का विरोध करती रही है, और जो बात आपने कहा कि एससी एसटी और ओबीसी को शामिल किया जाना चाहिए इसमें, इसी को लेकर उनका भी विरोध है। हमारे साथ बम्बम राय हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। बम्बम राय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आज जो फैसला हुआ, आज से तो लागू हो गया, अब इस पर किसी भी तरीके की रोक जो है वो नहीं है, तो आरजेडी का क्या पक्ष है? क्या आरजेडी अभी विरोध करती रहेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद आरजेडी इसे एक्सेप्ट करेगी या अपना विरोध जारी रखेगी पॉलिटिकल? रही बात, आरजेडी कभी इसका विरोध नहीं किया था। आरजेडी इस चीज का विरोध नहीं किया था। आरजेडी आरक्षण का विरोध नहीं था। हमारे माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, राज्यसभा सांसद मनोज झा जी कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं थे, और आज हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हम पूरे पार्टी इनका सर्वमान्य से इनको धन्यवाद देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य है। हमारा विरोध था कि 8 लाख से आमदनी ज्यादा जिसका हो उसके खिलाफ में था, न कि गरीब गुरबा के लिए। मतलब जो क्राइटेरिया सेट किया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, उस क्राइटेरिया पे आपका विरोध था, लेकिन लोकसभा में तो आपने इसका विरोध किया था, वोट इसके खिलाफ जो आपने दिया था। माननीय श्री राज्यसभा सांसद मनोज झा भी जो ये विरोध का संभावना था और विरोध नहीं किए थे, विरोध बताया गया था कि भाई विरोध किस ढंग से हो रहा है और विरोध क्यों हुआ है। ये 8 लाख आमदनी के बाद अगर क्राइटेरिया में आता है तब उसका विरोध हुआ था, ना कि गरीब जनता के लिए। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए क्राइटेरिया? 8 लाख नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? और ये जो एक बात कही जा रही है कि ईडब्ल्यूएस कोटा के भीतर जो है आपको एससी एसटी और ओबीसी को भी शामिल करना चाहिए, इस पे आपका विरोध नहीं है, ये आप नहीं चाहते हैं, ये आप नहीं चाहते, आप क्लियर कीजिए इसको।
बम बम। हमारा हम सबसे क्लियर करने का चीज यही है कि हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और राज्यसभा सांसद जी मनोज झा इस चीज का बयान दे चुके हैं संसद भवन में कि विरोध किस चीज का हुआ था। विरोध कभी भी माने इस चीज का विरोध नहीं हुआ था। नहीं, आपका विरोध ये था कि सामान्य वर्गों को ही केवल नहीं मिले, इसमें बाकी जो SC ST और OBC वर्ग है उसको भी शामिल किया जाए, इसको लेकर के आपका विरोध था, जो जिसे कि खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। जिसको खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट, जिसको खारिज किया है और जिसको वो लागू किए हैं, उनका सर आंखों पर है, उनको धन्यवाद के पात्र हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं और उनका जो भी आदेश आया है बहुत सर्वमान्य है। चलिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का कर, मुझे लग रहा है कि ये आपका पॉलिटिकल फैसला है, पता नहीं अभी आपके किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया है इसका जो आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप पहले ऐसे प्रवक्ता है RJD की तरफ से जो इस बात को कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उनका आपकी पार्टी के नेताओं का विरोध है, इसमें वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, इसमें केवल सामान्य वर्ग नहीं बल्कि इसमें OBC SC ST को भी शामिल किया जाना चाहिए। हमारे साथ मेहताब उस्मानी है, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं HS रावत जी के पास जाऊँगा, क्योंकि HS रावत जी आपका टेक कुछ अलग है इस पे। आपका कहना है कि ये जो EWS कैटेगरी में सामान्य वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा है, इस आरक्षण में केवल बहुसंख्यक हिंदू के जो गरीब सेक्शन है उसी को मिलना चाहिए आरक्षण, इसमें किसी भी दूसरे धर्म या जात धर्म के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। क्या है आपका टेक, जरा बताइए। जी मैं बताना चाहता हूँ जी। मेरे इस पर 3 प्रकार के टेक हैं। पहला तो ये मैं कहता हूँ कि अगर ये 10% ही अगर किया है तो बाकी 50% को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब इसमें अगर वीक लोग हैं तो 50% की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से जितना आरक्षण बढ़ेगा देश की उन्नति नहीं हो सकती। आप अगर गरीब आदमी है तो उसको आरक्षण दो, उसकी पढ़ाई तक वो पढ़ाई करे, उसके बाद उसके लिए कंपटीशन बराबर हो, हिंदू मुसलमान कोई भी हो। नहीं तो ये देश गिर जाएगा, चला जाएगा। या 40% 30% वाला अगर आरक्षण दे करके आप उसको अगर IAS बनाओगे, आप उसको जज बना के बैठा दोगे या उसको कई बड़े पदों पे बैठाओगे तो उसके फैसले भी 40% वाले 50% वाले, और जो 90% वाला जो बच्चा है वो यहाँ से पलायन कर रहा है, वो पूरा की पूरा विदेश जा रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 50% भी आरक्षण समाप्त होना, पहला टेक। दूसरा, इसके अंदर जो मुसलमानों के लिए भी एंट्री की है, इसमें साथ में ये लगाना चाहिए वीकर सेक्शन के लिए भी कि जो व्यक्ति इस आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अगर ये 50% नहीं हटाना चाहते हैं तो 2 बच्चे जिनके होंगे उनको ये आरक्षण मिलेगा और उनके बच्चों को आरक्षण मिलेगा। तो ये आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर देश के ऊपर बहुत ज्यादा 5-5 10-10 बच्चे पैदा करके फिर आरक्षण लोगे, गरीब तो अपने आप ही हो जाएगा आदमी। इसलिए मेरा टेक है कि इसके अंदर अगर ये दिया है 10% तो इसमें मुसलमानों को देना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को पाकिस्तान जा चुका है, उनको बांग्लादेश दिया जा चुका है, उनको यहाँ देने की जरूरत नहीं है। हिंदुओं का देश है और यहाँ पर हिंदुओं को ये मिला था और उनको प्रोग्रेस होनी चाहिए, और मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि हिंदू बहुत ज्यादा माइनॉरिटी में विश्व के अंदर रह चुका है। मुकेश जी। मेहताब जी क्या कहेंगे आप, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, रावत जी का जवाब तो दुनिया का कोई सा देश भी नहीं दे सकता, क्योंकि इनका इरादा देश तोड़ने का है, और मैं उनके बात का कोई जवाब भी दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये जो 10% आरक्षण दिया गया है, ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग में आर्थिक स्थिति सही है सबकी। सामान्य वर्ग में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो ये 10% देके वो लोग इस कैटेगरी में आएंगे तो उनको भी ये सहूलियत रहेगी कि वो इस 10% कोटे के माध्यम से अपने EWS का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात ये, कुछ मुस्लिम जाति भी ऐसी हैं जो जनरल कैटेगरी में आती है। तो अब रावत जी ने कहा कि इनको मुस्लिम शब्द हटा दो इसमें से, सिर्फ जनरल के लिए और हिंदुओं के लिए। भाई साहब, ये देश आपका नहीं है अकेले, ये सेकुलर देश है, पूरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे रहते हैं। आपके हिसाब से देश चलेगा तो फिर से बंटवारा करा दोगे आप। तो आप उसी तरीके से बात कीजिए ना, जैसे आपके प्रधानमंत्री जी करते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ सबके विकास में तो सारे ही आते हैं ना। अब आप कहेंगे नहीं जी 10% आरक्षण दिया है, सुप्रीम कोर्ट मेरा फैसला सुने, इस 10% आरक्षण में से मुस्लिम कोई भी बच्चा ना आए, सिर्फ हिंदू आए, ऐसे कैसा हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट आपके कहने से नहीं देगा जजमेंट, वो सारी चीजें सोच विचार करके देता है रावत जी।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस चीज में भी आप धर्म मत घुसाओ। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो इसमें भी धर्म की राजनीति ना करें तो बेहतर रहेगा। इसमें देखिए, गरीब कोई भी है, चाहे वो सामान्य वर्ग का है, मुस्लिम वर्ग का है, एससी वर्ग का है, किसी वर्ग का है, मैं ये नहीं कह रहा, उसको फायदा मिलना चाहिए सरकार से, और वही मिलेगा। तो अब इसमें धर्म घुसाने की क्या जरूरत है? लेकिन आप देखें मंदिरों की स्थिति क्या कर रखी है, सरकार के अधीन मंदिर कर रखे हैं। लाखों जो पैसा है उधर जाए, उसको पैसे को आप हिंदू धर्म के विकास के लिए नहीं लगा रहे, आप हमारे मंदिरों का पैसा हमें दे दो। आप क्या चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं रावत जी के प्रधानमंत्री जी आपसे पूछ के लगाए पैसा कहाँ लगाना है? आपसे पूछे प्रधानमंत्री जी, आइए रावत जी आप हमें बताइए कि हम कहाँ किसके विकास में पैसा लगाए। सरकार के टेक ओवर नहीं है, जब सेकुलर कंट्री है तो सबके विकास में पैसा लगेगा, किसी एक के नहीं लगेगा। जैनों का मंदिर टेक ओवर नहीं है, हिंदुओं का मंदिर को टेक ओवर रावत जी, जब सेकुलर कंट्री है तो भाई सबके विकास में पैसा लगेगा, आप एक एक विकास में कैसे लगा सकते हैं? बर्दाश्त किया जा सकता आपके है, हिसाब से थोड़े ना लगाएंगे वो पैसा। हम नहीं चाहते हमारे आपको कैबिनेट में बिठाए, वो मंत्री बनाए, तो आप उनको राय देंगे। चाहता हूँ कि मुसलमानों को आरक्षण देने की जरूरत नहीं है, अगर उनको देना पड़े तो आपके चाहने से क्या हो रहा है? देश की सरकार चाहेगी नहीं। चलिए, बिल्कुल किसी के चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। संविधान क्या कहता है इस पे जरा एक बार दुबे जी से एक बार जाना समय। दुबे जी, ये जो बातें आरक्षण रावत जी कह रहे हैं, जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर जो उस्मानी जी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो रावत जी कह रहे हैं वो संभव है संविधान के हिसाब से? क्या पॉसिबल है ये? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि रिजर्वेशन के विषय पर जब हम बात करना शुरू करते हैं तो उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जनरलाइज से मतलब ये है कि ऑनरेबल कोर्ट ने भी आज कहा कि इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, इसको आपको कैटेगरी करनी पड़ेगी। अब उन कैटेगरीज पर डेटा कलेक्शन की बात आती है, उस कैटेगरीज में तमाम तरह के इश्यूज आते हैं, उन पर बात करनी होती है, और कमीशन इसीलिए तय होता है कि वो इन विषयों पर बात करे और समझे। हालांकि एक जो बात कही जाती है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम या क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग कि भाई हम तो ट्रू रिलीजन की तरफ आ गए हैं, हमारा अपग्रेडेशन हो गया है, क्योंकि भारत तो भाई 100% कन्वर्टेड लोगों का ही देश है, और वो ये क्लेम करते हैं कि हमारा अपग्रेडेशन हो गया है, हम तो ऊपर आ गए हैं। तो फिर मुझे लगता है कि उस विषय पर उस दृष्टि से भी एक बार विचार होना ही चाहिए। ये लेकिन अपने अपने विचार अपने अपने तरीके रहते हैं। जी बिल्कुल, जो अपग्रेड अगर हो गया है तो फिर उन्हें रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और खासतौर पे आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि ये जो अभी कैटेगरी तय किया गया है, इसमें किसी भी तरीके का क्लासिफिकेशन तो है नहीं, इसमें तो सारे लोग आएंगे, इसमें किसी भी तरीके का क्लासिफिकेशन तो नहीं है ना दुबे जी? नहीं, अभी इसमें तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया। होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि जब रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करता है, ऐसा अमेंडमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करने का मतलब रिजर्वेशन हो जाना ऐसा नहीं होता। रिजर्वेशन लागू किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जिस समय किया जाता है उसमें ये सारी चीजें की जाती है। जैसे 10% की बात यहां पर कही, तो आवश्यक नहीं है कि सब 10% लागू करेंगे, कोई लागू नहीं भी करेगा, कोई 1%, 2%, अप टू 10% कर सकते हैं, ऐसा संविधान आपको अनुमति देता है। अब उसके बाद की ये आफ्टर मैच शुरू होती है कि भाई किन की पोजीशन कैसी है और क्या रिकमेंडेशंस आती हैं, तब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर उस पर होते हैं। तो अभी तो केवल ये संविधान में प्रावधान कर दिया गया है कि भाई ऐसा है और ऐसा कर सकते हैं। दूसरी एक बात जो पीछे मैं सुन रहा था जी, कॉन्स्टिट्यूशन में जिस समय आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10, मैं आपको बात बता रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट में ये जो आर्टिकल 15 और 16 है या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 और 10 है, बिल्कुल उसमें आर्टिकल 9 में रिजर्वेशन था ही नहीं, और ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसमें रिजर्वेशन आया है। ये 1951 में रिजर्वेशन डाला गया है, और जो दूसरी कैटेगरी है 16(4) की, उस कैटेगरी में भी शेड्यूल्ड कास्ट ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया। तो शेड्यूल्ड कास्ट, बाबा साहब ने कहा कि इसमें कोई कास्ट नहीं होगी, शेड्यूल एक बना लीजिए, एक अनुसूची बना लीजिए, जो जातियां पिछड़ी हुई हैं और जिनका अपग्रेडेशन नहीं हो पाया है और जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया है, उन जातियों को इसमें डाला जाए। तो ये जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसमें किसी जाति को ये नहीं समझना चाहिए नहीं साहब मेरा इस पर जन्म सिद्ध अधिकार है। ये समय समय पर शेड्यूल्ड कास्ट का जो डब्बा है
उसमें कुछ अंदर आती हैं जातियां, कुछ बाहर जाती रहती हैं। ये रेगुलर प्रोसेस है। वो कमीशन तय करता है कि उसके क्राइटेरिया क्या है, उस क्राइटेरिया के अनुसार कौन अंदर कौन बाहर जाएगा। बिल्कुल, जैसे क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है, जो क्रीमी लेयर में आ गए तो फिर उनको बाहर कर दिया गया, फिर कुछ नई जातियां का उसमें शामिल किया गया, कुछ जातियां जो अपग्रेड समझ ली गई उनको फिर बाहर भी किया गया। लेकिन ऐसा बाहर करने वाला उदाहरण बड़ा कम मिलता है, या मुझे तो अभी तक नहीं दिखा कि किसी जाति को बाहर किया गया है। शामिल करने वाले उदाहरण जो है वो मिलते रहते हैं हमारे पास। रावत साहब, क्या ये जो आप जो कह रहे हैं अभी, वो आपके हिसाब से तो सही है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन संवैधानिक तौर पे जो है अभी ये संभव नहीं है। तो क्या आप सरकार से मांग करेंगे आप लोग, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो अब सरकार कर सकती है, क्योंकि सरकार जब अगर कुछ करेगी ऐसा तो उसके बाद कोर्ट में अगर मामला जाता है तो कोर्ट ये तय करेगी कि ये संवैधानिक ढांचे का कहीं उल्लंघन तो नहीं है, कहीं संवैधानिक ढांचे का जो है उल्लंघन करके तो नहीं बनाया गया, या संविधान के अनुरूप है या नहीं है, ये तय करेगी। तो ये तो अभी फिलहाल संविधान के अनुरूप है, जैसा कि दुबे जी कह रहे हैं। तो अगर आप अपनी मन की बात रखना चाहते हैं तो सरकार को ये करना होगा। क्यों दुबे जी, मैं सही कह रहा हूँ? जी रावत जी, तो ऑर्डर की जो मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स में शामिल होना होता है। जी रावत जी। जी, तो 10 साल के लिए किया गया था कि भाई 10 साल में अपग्रेडेशन हो जाएगा जो वीकर सेक्शन है। उसके बाद में वोटों की राजनीति का स्वाद ऐसा लगा लोगों को, फिर 10 की जगह फिर 10 कर दिया। अब वो सभी पार्टियों को स्वाद लगना शुरू हो गया। उसका नुकसान देश को हो रहा है मुकेश जी। मेरा दर्द है देश के साथ में। मैं ये चाहता हूं कि संविधान को पार्टियां खत्म करें। ये बीजेपी का सरकार जी ने एक बार ये मुद्दा उठाया, तानाशाह सरकार है या नहीं है? लालू प्रसाद यादव जी ने हंगामा खड़ा कर दिया था बिहार के अंदर कि भाई आरक्षण को समाप्त करने वाले ये चिल्ला उठे। लालू जी ने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया और वहां पर बड़ी मुश्किल हो गई वो चुनाव जीतने की। तो अभी क्या है कि जो आरक्षण का मजा ले रही है ना वो पार्टियां, उनकी वोट बैंक, मैं चाहता हूं कि ये समाप्त हो। देश को आपको अमेरिका के कंपटीशन में लाना है, रसिया चाइना के कंपटीशन में लाना है, तो ये आरक्षण समाप्त करना पड़ेगा। इंटेलिजेंट ये तो डिबेट फिर तब दूसरी तरफ चली जाएगी, तो दूसरी तरफ चली जाएगी, क्योंकि हम आरक्षण को समाप्त करने पर बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी बात विरोध नहीं किए हैं। रावत जी, लालू प्रसाद यादव जी कभी जी को हार्ट की प्रॉब्लम आई थी, अखबारों और मीडिया में सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं किए हैं, जो भाजपा का विरोध किए हैं, हेड थे उन्होंने उठा करके रिजर्वेशन वाले डॉक्टर के पास भेज दिया और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं यहाँ ऑपरेशन नहीं कराऊंगा इनसे। और फिर बड़ी कंप्लेंट हुई और उस समय बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। तो आप ऐसा ना करो ना, देश के साथ में सभी पार्टियों को मिलकर के इस आरक्षण को समाप्त करना चाहिए, देश के लिए अच्छा रहेगा। 10% रखिए आप इसमें, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो कोई भी हो सकता है, वो चाहे शेड्यूल कास्ट में हो चाहे अपर कास्ट में हो, तो उससे देश की उन्नति होगी। आज बड़े बड़े लोग दुबे जी जैसे विद्वान आदमी हैं, उनके बच्चे, हमारे बच्चे जो टॉप के बच्चे हैं वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, उनको देश से कोई लगाव नहीं है, उनको फिर बुलाया जा रहा है कि आप यहाँ पर आइए, आकर के काम करिए। इंजीनियर यहाँ रुकता नहीं, डॉक्टर यहाँ रुकता नहीं है, MBA करके बाहर निकलते क्यों? ठीक है, ये दूसरी तरफ जाएगी डिबेट। रावत साहब, ये EWS पे हम चर्चा कर रहे हैं। उस्मानी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि अभी दुबे जी कह रहे थे कि चूंकि जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं भारत में, वो अपने आप को कहते हैं कि हम तो पूरा कन्वर्ट हुए हैं, और पूरी तरीके से आर्थिक तौर पे, खासतौर पे जो सामान्य वर्ग में जो मुसलमान आते हैं वो अपने आप को अपग्रेडेड समझते हैं और दावा भी करते हैं। तो जब अपने आप को आप अपग्रेडेड समझ रहे हो, दावा भी कर रहे हो, तो फिर ये EWS कैटेगरी में स्वेच्छा से भी उन्हें अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए। नहीं सर, देखिए अब जब वो जनरल कैटेगरी में आ चुके हैं अपग्रेड करके, तो जब जो जनरल कैटेगरी की सुविधा है वो तो लेंगे ना, वो अब वापस तो जा नहीं सकते वो। नहीं, जनरल कैटेगरी की सुविधा ये नहीं है ना, ये जनरल कैटेगरी में जो वीकर सेक्शन है ये उनके लिए है। होके वो जनरल कैटेगरी में आए ना, अब जनरल कैटेगरी में जो सुविधा मिलेंगी वो तो उनको मिलनी है। अब डिग्रेड थोड़ी हो सकते अपग्रेड से, वो अपग्रेड हुए और अपग्रेड होके वो जनरल कैटेगरी में आए तो जनरल में ही रहेंगे। या तो आप नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो उस्मानी, मैं क्या कह रहा हूँ। अपग्रेड होकर के कोई जनरल कैटेगरी में नहीं आता है। अपग्रेडेड आप हो, जनरल कैटेगरी में आप हो, और इकोनॉमिकली आप अपग्रेडेड हो, यानी आर्थिक रूप से आप कमजोर नहीं हो। ये इसके लिए रिजर्वेशन है। सामान्य वर्ग में वैसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए ये आरक्षण है,
ना कि वैसे लोग मैं जो वही कह सामान्य रहा हूं, वर्ग सर। में हैं लेकिन वो पिछड़े हुए आर्थिक तौर पे नहीं है, वो आर्थिक रूप से सक्षम है, उनके लिए ये रिजर्वेशन नहीं है। और ये मानना, जैसा कि अभी दुबे जी कह रहे थे कि चूंकि आप लोग कहते हैं कि मुसलमान जो सामान्य वर्ग में है वो ऑलरेडी अपग्रेडेड है, सामान्य क्या जो ओबीसी वर्ग में है या दूसरे भी वर्ग है, पूरे आप लोग दावा करते हैं भाई हमने तो कन्वर्ट किया है, हम लोग अपग्रेडेड है अपने आप में, क्रिश्चियन और मुसलमान। तो फिर आप ईडब्ल्यूएस में अपनी दावेदारी को वापस क्यों नहीं लेते? विड्रॉ तो करने का अधिकार है आपको। अपग्रेड होने का मतलब ये नहीं कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है। आर्थिक स्थिति भी तो डिपेंड करती है ना कि अपग्रेड होकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी या नहीं सुधरी। आप आर्थिक स्थिति के हिसाब से उसमें आएंगे ना डब्ल्यूएस में। ऐसा आप समझ नहीं रहे या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है दुबे जी समझा पाएंगे ज्यादा अच्छे से। दुबे जी एक बार जरा उस्मानी जी को समझाइए कि मैं क्या कह रहा हूँ या आप जो कह रहे थे एक बार सीधे तौर पे समझ नहीं रही है। नहीं, मैं उस्मानी जी की बात से अगर सहमत भी हो जाता हूं तो एक दूसरा प्रश्न है। एक पीआईएल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है जिसमें एससी एसटी ओबीसी, मुस्लिम एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन मांगा गया है और ये कहा गया है कि भाई हम तो मुसलमान हो गए, मुसलमान होने के बावजूद मेरे साथ वहां भेदभाव है, हम वहां पर भी अभी उसी सेक्शन में आते हैं और उसी दृष्टि से देखे जाते हैं, तो हमको रिजर्वेशन दिया जाए। उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने एक कमीशन भी बिठाया। उस विषय पर उस्मानी जी का क्या मानना है? ये उनको बताना होगा कि जो एससी एसटी ओबीसी इन मुस्लिम्स हैं वो जब अपग्रेडेड हो गए तो क्या वो रिजर्वेशन क्लेम किया जा सकता है? बताइए उस्मानी जी। मेरा मानना यह है जो भी कन्वर्ट हुआ है मुस्लिम उसको ओबीसी में रहना चाहिए, उसको जनरल कैटेगरी में क्यों लेते हैं आप? नहीं तो अरे फिर जब वो आप अपग्रेड हो OBC सर आप यही मेरा प्रश्न था कि आप जनरल हैं कि ओबीसी हैं, ये बताइए। नहीं, मैं ओबीसी में हूँ, तो मैं यही कहना है, मेरा कहने का मतलब ये आप जनरल से कन्वर्ट हुए हैं तो आपका क्या हक है कि आप जनरल में रहेंगे? आप ओबीसी में रहिए ना। ये गवर्नमेंट को ये गाइडलाइन करनी चाहिए कि जो भी कन्वर्ट होगा वो किसी भी यहाँ पर कोई सी भी कास्ट से हो, जनरल कैटेगरी कैसे हो सकता है या किसी भी कैटेगरी से, लेकिन उसको रहना ओबीसी में पड़ेगा। सवाल यही है, मैं यही कह रहा हूं कि आप अपग्रेडेड भी कहते हैं और भेदभाव भी कहते हैं। आप ये कहते हैं कि हम दीन से ऊपर दीन पे चले गए, ट्रू रिलीजन पर आ गए, अब तो अल्लाह मेरा सीधा सब कुछ डायरेक्ट वायरल हो गया और वो हमारा सब कुछ देखेगा, बाकी कुछ नहीं देखना। बच्चे पैदा करते समय दिमाग में ये रहता है नहीं ये तो अल्लाह ने दिया, अल्लाह पालेगा, तुम पहली बात तो ये, दूसरी तरफ सरकार के ऊपर कह रहे हैं हमेशा लाभ दिया जाए। पहली बात तो ये है कि कोई भी मुसलमान ऊंचा नीचा नहीं होता, सबकी कैटेगरी एक ही होती है, इसलिए सारे मुसलमान क्यों हैं? अब अगर कोई अपने आप को सुन लीजिए सर प्लीज, आप जवाब देना सर प्लीज, आप जानकार हैं बड़े अच्छे, मुझे पता है। अगर कोई कन्वर्ट होके मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट होके, ठीक है, वो जनरल कैटेगरी से कन्वर्ट हुआ हो, ओबीसी से, एससी एसटी किसी से भी कैटेगरी से कन्वर्ट हुआ हो, अगर वो कन्वर्ट होके मुस्लिम बनता है तो उसको ओबीसी में ही रहना चाहिए, ना कि जनरल में। तो अब जनरल का क्या मतलब हो गया जब आप कन्वर्ट हो गए? अब आप मानते हैं कि वो बैकवर्ड क्लास हो जाता है? अगर जनरल कैटेगरी से कन्वर्ट हुआ तो वो बैकवर्ड हो जाता है, बैकवर्ड हो जाता है चाहिए उसको। इस्लाम इज ए अपग्रेडेड रिलीजन और बैकवर्ड रिलीजन? सर अपग्रेडेड वो मान रहे हैं आपको जो कन्वर्ट हुए हैं, हम तो वही मानते हैं। हमारे यहाँ अपग्रेडेड या डिग्रेडेड का कोई मतलब नहीं होता है। इस्लाम ना तो अपग्रेडेड है ना डिग्रेडेड है। सुन लीजिए सर, बैकवर्ड क्लास क्यों है? अरे मैं सर ये तो गवर्नमेंट की बताएंगे कि हम बैकवर्ड क्यों हैं। लड्डू मुझे मिले वो मेरा है, बाकी कुछ नहीं है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी चाहिए, एससी एसटी भी चाहिए, ओबीसी भी चाहिए और इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन भी है। कमाल की बात है। आप जानकार हैं, आप जानकार हैं, आप बताइए कितने % मुस्लिम एससी एसटी में आती हैं? अरे भैया बताइए कौन सी जाति है? परसेंट नहीं पूछना, पूछना ये है कि आपको बैकवर्ड क्लास है कि नहीं है? बिल्कुल है। और अगर आप बैकवर्ड क्लास है तो मुसलमान क्यों है? अरे ये कैसा क्वेश्चन हुआ कि आप बैकवर्ड है तो मुसलमान क्यों? भाई आप ही के हिसाब से तो है ये क्वेश्चन। ये तो मुसलमान बैकवर्ड क्यों होता है? मुसलमान तो अपग्रेडेड होता है, वो तो सब ये जो बात ही खत्म हो गई। आप सर नहीं आप बात को घुमा के बता रहे हैं। अपग्रेडेड क्या होता है? अपग्रेडेड क्या है? अपग्रेडेड क्या है? किस चीज को आप अपग्रेडेड बोल रहे हैं? यही तो कन्वर्ट होने को पूछा जा रहा है आपसे। इस्लाम इज अपग्रेडेड फॉर्म क्या है उसका? मैं यही तो पूछ रहा हूं। आपसे पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कन्वर्टेड। आप तो मैं कन्वर्टेड कह रहा हूं, जब आपको जनरल से यहाँ पंडित बने बैठे थे, यहाँ ठाकुर बने बैठे थे और वहां चले गए तो बैकवर्ड हो गए। तो मुझे समझ नहीं आया तो वहां बैकवर्ड हो गए थे कि आप अगर कोई ठाकुर कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनता है तो आपको किस कैटेगरी में रखेंगे उसको?
जनरल में रखा गया ओबीसी, वो तो अगर मुस्लिम बन गया वो तो सऊदी अरबिया से उसका कांटेक्ट हो गया और अल्लाह उसका सीधा वारिस हो गया, उसको जमीन पर क्या इकोनॉमी। ये तो आप अनपढ़ वाली बातें कर रहे हैं आप ये तो अननेसेसरी बात है, ये कोई इनका मतलब अननेसेसरी बातें नहीं है उस्मानी जी, आप समझ नहीं रहे हैं चीजों को। आप जो कह रहे हैं अपनी ही बात को काट रहे हैं। एक तरफ आप बोलते हैं कि अपग्रेडेड हो गए, अगर हम इस्लाम में आ गए तो इस्लाम अपग्रेडेड रिलीजन है, दूसरी तरफ कहते हैं कि कन्वर्ट हो गए तो ओबीसी हो गए, हमारा डिग्रेडेशन हो गया, हमारा तो मतलब कहिए जो डिमोशन हो गया हमारा। तो दोनों चीजें तो आप ही कह रहे हैं ना, आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर होने की बहुत जरूरत है, चीजें आप समझ नहीं रहे हैं। जिस तरीके से चीजें हैं वो चीजें आप समझ नहीं पा रहे हैं, और जो आरक्षण का कंसेप्ट जो दिया हुआ है उसको भी मुझे लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। ना ईडब्ल्यूएस समझ पा रहे हैं, ना ओबीसी और ना एससी एसटी कुछ भी आप समझ पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको कंसेप्ट अभी जो है ठीक से समझ में नहीं आया है। हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो दुबे जी आपको यहाँ ऑनलाइन ही सिखा देते, लेकिन बाद में नंबर दे दूंगा मैं, आपको सिखा देंगे दुबे जी। थोड़ा मैं दे दूंगा नंबर इनको, एक बार इनको जरा समझा दीजिए जो क्या है, कैसे कंसेप्ट इनका। बहुत जगह से आपका ढीला कंसेप्ट है, थोड़ा वो दुबे जी आपको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये हमारे भाई हैं और ये समान पूर्वजों की संतानें हैं। थोड़ा भटक गए हैं, बस इतनी सी बात है, और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए दुबे जी आपका, और मेहताब उस्मानी जी आपका, एच एस रावत जी आपका, और बम राय जी आपसे बहुत कम बात हो पाई, लेकिन आपका भी, आप जुड़े हमारे साथ, अपनी राय आपने रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, ये प्रावधान बहुत ही सही है, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो फैसला निश्चित तौर पर ना सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि सामान्य, बिल्कुल इसको स्वागत करने योग्य है। और इस कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलने के बाद सामान्य वर्ग के वैसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और वो उनको अगर आरक्षण मिलेगा तो वो समाज की मुख्य धारा में उन्हें शामिल होने में अच्छा लगेगा। बहुत जल्द जो है वो इस रूप में शामिल हो जाएंगे और गरीबों की स्थिति भारत में सुधरेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।